पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज हमारे पास सिर्फ ग्रामर है, ना रीडिंग है ना वोकैबुलरी, ना रीडिंग ना वोकैबुलरी। आज हमारे पास 20 क्वेश्चंस सिर्फ ग्रामर से हैं, तो आप जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए ताकि हम आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस को डील कर पाए। ठीक है बेटा, रिप्लाई कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। द दशहरा सेलिब्रेशंस, अगर हम इसकी बात करें, द दशहरा सेलिब्रेशंस, तो यहां बात हो रही है सेलिब्रेशंस की, तो दशहरा यहां एडजेक्टिव के रूप में है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बेसिकली सेलिब्रेशंस है तो प्लूरल सब्जेक्ट। इन मैसूर ये क्या हुआ, ये प्लेस है। दिस ईयर ये टाइम, सब्जेक्ट ये है तो ये क्या हुआ, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है तो आर, तो सेलिब्रेशंस प्लूरल है तो आर ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रैंडेस्ट देन। अब जब देन आया तो इससे पता चलता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही हम देन का यूज करते हैं जब दो पर्सन प्लेस और थिंग को कंपेयर किया जाता है। तो ये एरर जो है एडजेक्टिव से पूछा गया है, तो देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो देन के साथ ईएसटी लगाकर हमने सुपरलेटिव डिग्री बना दी, तो क्या होता है, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट। तो यहां कंपैरेटिव डिग्री ग्रैंडर आ जाएगा, GRANDER, दैट्स इट। तो अगर ये एरर है तो ग्रैंडेस्ट के स्थान पर ग्रैंडर कर दो, बी एरर हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तो अब ये बात समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, रिप्लाई कीजिए बेटा। वुड यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स। बताइए बेटा एरर। तो चलिए देखिए, वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस वे, अलोंग दिस हैवी बॉक्स। बेटा अलोंग का जो मतलब होता है वो होता है इन द पैरेलल लाइन, कि आप अगर जैसे ये रोड है और ये रोड है, रोड के पैरेलल चल रहे हैं तो आप पैरेलल वॉकिंग कर रहे हैं, ये होता है अलोंग विद द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग विद द रोड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो अलोंग नहीं, विद दिस बॉक्स हो, विद दिस हैवी बॉक्स, मतलब ये मेरा हैवी बॉक्स है, इसको उठाने में मेरी मदद करो, वो ये सेंस ले रहा है। वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी विद दिस हैवी बॉक्स। तो यहां पर जो एरर है वो प्रेपोजिशन का एरर है। तो इन प्लेस ऑफ अलो यूज विद। ठीक है बेटा, तो आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताते जाइए आंसर, बताते जाइए और लॉजिकल आंसर लेते जाइए। The recruiters were pleased to John's domain knowledge and personality. बताइए। बेटा प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड, किसी चीज से खुश या नाराज होना, किसी भी चीज से खुश या नाराज होने पर हम टू नहीं विद का यूज करते। किसी चीज से हम जब संतुष्ट रहते हैं तो विद, और किसी चीज से संतुष्ट नहीं है तो डिसप्लीज्ड विद। तो हम बोलेंगे द रिक्रूटर्स जो थे वर प्लीज्ड विद जोन्स डोमेन नॉलेज, जो जोन का था, जो डोमेन नॉलेज था उससे वो संतुष्ट थे और उसकी पर्सनैलिटी से वो खुश थे। तो बेटा यहां प्लीज और डिसप्लीज के साथ विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो ये जो एरर है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर है। This is the error from fixed preposition. Clear हो रहा है बेटा? तो in place of to use with. हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The sea has become an cheap dumping ground for all kinds of waste products. मीनिंग क्या है इसका? The sea has become an cheap dumping ground, कि समुद्रों को ना डंपिंग ग्राउंड बना दिया। डंपिंग ग्राउंड जहां पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, ऐसा ग्राउंड बना दिया गया, डंपिंग ग्राउंड बना दिया है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मीन्स क्या है तो कूड़ा कचरा जो होता है,
जो कूड़ा कचरा होता है उसे फेंकने के लिए समुद्र को हमने डंपिंग ग्राउंड्स बना दिया है। ये हमने ऐसा कर दिया है जो कि गलत है। और आंसर जो होगा ना चीप, तो ये च का साउंड ले रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंडिंग के साथ एन नहीं ए का यूज करते हैं। इट इज ए चीप डंपिंग ग्राउंड। क्लियर हुआ? तो ये आर्टिकल एरर है, एन की जगह ए होगा। यहां जो एरर आया आर्टिकल्स से लिया गया। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम जो भी है, साइफर जो बोल रहे हो बेटा, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है और पीवाईक्यू का मतलब क्या है, इस बात को समझ लो बेटा। मॉक टेस्ट का मतलब है वो टीचर का क्रिएशन है। कोई भी टीचर अपनी मर्जी से कोई भी टेस्ट बना रहा है, जो उसे लगता है कि मैं ऐसा टेस्ट जितना डिफिकल्ट बना सकूं उतना बना दूं। तो मॉक टेस्ट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पर टीचर्स के द्वारा बनाए गए अपने खुद के क्वेश्चंस। तो कोई भी इजी डिफिकल्ट कोई भी लेवल ले सकता है। लेकिन बेटा हम मॉक टेस्ट नहीं कर रहे, हम पीवाईक्यू कर रहे हैं बेटा। हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन। हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो मैंने बताया 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ज्यादातर 23-24 के ज्यादातर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बात समझ में आया बेटा? तो पीवाईक्यू अब जैसा है वैसे बेटा मैंने नहीं बनाई, एग्जाम में आए हुए, और जो एग्जाम में आए हुए हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आ रहा है ना बात समझ? हाँ जी। अगला देखो, अब जो कहता है ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। तो अब बता, कहते हैं सेंटेंस गलत नहीं है, थोड़ा सा ना थोड़ा सा एम्बिगुअस हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है बात में। क्या ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, ललिता बहन के घर जाएगी इन मुंबई दिस समर। अब बहन बोल दिया तो भाई किसकी बहन के घर? कि ललिता विल गो टू योर सिस्टर्स हाउस, तुम्हारी बहन के घर पे जाएगी। माई सिस्टर्स हाउस, मेरी बहन के घर पे जाएगी। हिज सिस्टर्स हाउस, उस लड़के की बहन के घर पे जाएगी। भाई बस ये क्लैरिटी देनी है, समझ रहे बात को? बस ये एरर है। तो यहां पर हमें टू कहां जाएगी? तो जब कोई रिलेशन होता है, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसे सेंटेंस है भाई, आई एम टॉकिंग टू फादर, मैं ऐसे बोलूं आई एम टॉकिंग टू फादर एट द मोमेंट, कि भाई इस समय ना मैं पापा से बात कर रहा हूं। तो यहां क्लियर नहीं हो रहा किसके पापा से। एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू फादर, तो ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। क्लैरिटी देने के लिए आपको कोई भी रिलेशन हो तो आई के अकॉर्डिंग आपको माई लिखना पड़ेगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव दे दो उस रिलेशन से पहले, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। यही बात मैंने यहां कही। तो यहां पर सिस्टर एक रिलेशन है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा किसके घर पर। तो सब्जेक्ट ललिता है तो आपको हर लिखना पड़ेगा, तो तब ये ठीक हो जाएगा। विल गो टू हर सिस्टर्स। आ रहा है बेटा समझ? डन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जो मन में डाउट हो वो डिस्कस करो, बाकी आंसर देते रहो मेरे को स्टेप बाय स्टेप। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। द वेदर इज मच मोर वार्मर, कि वेदर जो था बहुत ज्यादा गर्म था, देन इट वॉज ए फ्यू डेज बिफोर, जो 2 दिन पहले था। वो जो क्या कहते हैं, 2 दिन पहले जो हमारा जो वेदर था वो ज्यादा गर्म था। तो द वेदर इज मच मोर वार्मर, अभी का गर्म है, 2 दिन पहले जो था, कुछ दिन पहले जो था उससे ज्यादा गर्म का आज का है। 2 दिन पहले भी वार्मर था, आज भी वार्मर है। इन 2 डे के जो क्या कहते हैं
गर्माहट है, वार्मर है, गर्मी है, हॉटनेस है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो क्या कहता है, अभी का ज्यादा गर्म है 2 दिन के पहले के मुकाबले। ठीक है, तो अब कंपैरिजन आ गया, तो कंपैरिजन आ गया तो उन्होंने डबल कंपैरिजन दे दिया। बेटा वार्बर में ER दे रखा है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर क्यों लगाएंगे। तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री आप या तो ER से बनाओ या मोर से बनाओ, दोनों नहीं लगाना। मतलब अगर आपको किसी को कहना है या तो आप कह दो ऐसे स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्ग का क्या कर दो स्ट्रॉन्गर, या तो ऐसे बना दो। अगर आपको किसी को कहना है कि भाई हाँ कंपैरेटिव बनाना है तो मोर, तो मोर 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 इंटेलिजेंट आप ऐसे कर दो, मोर इंटेलिजेंट आप ऐसे कर दो। समझ रहे बात को। लेकिन आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि मोर स्ट्रॉन्गर, आप मोर स्ट्रॉन्गर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री यार और मोर भी, तो ये डबल कंपैरेटिव सुपरफ्लुअस हो गया। तो ये एडजेक्टिव से एरर है, ये एडजेक्टिव से एरर है, और जो ये एरर है ये सुपरफ्लुअस है। तो ये 2 दिन के जो गर्माहट है उनको लेकर कंपैरिजन लिया गया। तो यहां पर जब वार्मर में कंपैरेटिव डिग्री आ गया, वार्म वार्मर वार्मेस्ट, तो यहां पर मोर देने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर मोर हटा दो। ठीक है बेटा, सुपरफ्लुअस भी हो गया, एडजेक्टिव के अंदर सुपरफ्लुअस जो एरर है वो दिया गया। चलिए अगला एरर आपकी स्क्रीन पर, रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मोल्डीव्स। इन मोल्डीव्स कहता रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी। जो रणबीर सिंह है या रणबीर कपूर भी हो सकता है, रणबीर है, तो वो अवार्ड सेरेमनी के लिए नहीं जा पाया, नहीं जा सका। रीजन बता रहा है, क्योंकि ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मोल्डीव्स, क्योंकि वो मोल्डीव्स के अंदर शूटिंग में बिजी था, इसलिए नहीं जा पाया। चलो एरर बताओ, एरर बताओ, एरर मैं हिंट दे दूं, हिंट दे दूं, वर्ब से एरर है, वर्ब 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 से एरर, वर्ब से एरर। तो देखिए, तो कुड जो है वो है मॉडल, कुड जो है वो है मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप ऐसे बोल पाओगे कैन गो, ऐसे तो बोल सकते हो। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कैन गोज या कैन वेंट, तो V5 V2 ये सब गलत हो जाएगा। तो मॉडल के बाद V1, तो कुड मॉडल है तो उसके बाद V1, तो वेंट की जगह आपको गो लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो यहां पर जो एरर हुआ वो मॉडल से एरर आया, कहां से, मॉडल्स के ग्रामर स्ट्रक्चर से एरर आया। ठीक है बच्चे, डन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। कहता मेरा जो भाई है जो पुणे में रहता है वो कल आ रहा है, मेरा भाई जो पुणे में रहता है वो कल आ रहा है। एरर आपकी स्क्रीन पर, तो देखो इसके अंदर क्या हुआ बेटा, देखो ये क्या कहता है, माय ब्रदर, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हुआ, ये सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हु लिव इन पुणे, जो पुणे में रहता है, तो ये क्या हुआ, ये डिस्क्रिप्शन, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन है रिलेटिव क्लॉज, और सब्जेक्ट बिना वर्ब के आता नहीं, तो जो वर्ब होता है वहां से ये प्रेडिकेट है, जो वर्ब है वो प्रेडिकेट। तो हमने यहाँ पे तो देखा, तो माई ब्रदर इज अराइविंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। कह रहा कौन सा भाई, जो पुणे में रहता है। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन किसका है, ब्रदर का। तो जो ब्रदर हुआ वो एंटीसीडेंट हुआ, और बेटा हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन सेम होते। तो लिव का जो सब्जेक्ट है वो हु है, लेकिन हु अपने आप में सिंगुलर और अपने आप में प्लूरल होता है। हमें तो पता नहीं है हु सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बेटा ध्यान रखें, एंटीसीडेंट और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दोनों सेम होते हैं। तो अगर माई ब्रदर जो है वो सिंगुलर है तो इसका मतलब है हु सिंगुलर है, अगर हु सिंगुलर है तो वर्ब लिव्स हो जाएगी। तो इसको छोटी सी बात ये समझ लो, रिलेटिव क्लॉज में आई हुई वर्ब, मतलब डिस्क्रिप्शन में आई हुई वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो बेसिकली सब्जेक्ट ये हो जाएगा हूं, लेकिन जो डूअर है वो ब्रदर है। क्लियर हुआ, तो लिव्स हो जाएगा। तो ये जो एरर है वो आया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। ये जो एरर है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर है।
ठीक हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, हु लिव्स इन पुणे, तो सी में एरर हो जाएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड। आंसर, आंसर बताइए, आंसर आंसर आंसर। द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस, तो देखो इसी टाइप का एरर जो भी मैंने यहां बताया ना, जो मैंने यहां बताया उसी टाइप का एरर यहां पर है। लेकिन पहले जो एरर दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वो उसने रिलेटिव क्लॉज में डिस्क्रिप्शन के अंदर एरर दे दिया, लेकिन अब एरर दे दिया उसने प्रेडिकेट में। यहां एरर दे दिया उसने प्रेडिकेट में, वो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर है। अब समझे, कहता है द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस, द कमिटी जो है वो सब्जेक्ट है, अग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट यहां पर ऐसा कंजंक्शन काम कर रहा है, स्मॉल बिजनेसेस, तो अब कंजंक्शन के बाद ये क्लॉज हो गया। और बेटा जो क्लॉज होते हैं, जो क्लॉज होते हैं बेटा, हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है बिजनेसेस, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब बनेगी, तो हैज को हटाकर है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर है, तो इन प्लेस ऑफ हैज यूज हैव। क्लियर हुआ बेटा, हैज के स्थान पर हैव का यूज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। The army marched fearless towards the enemy cantonment. कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी, कैंटोनमेंट का अर्थ होता है छावनी। The army marched fearless, आर्मी है ना बड़ी मतलब निडर होकर आगे बढ़ी, towards the enemy, एनिमी के तरफ, एनिमी कैंटोनमेंट जो एनिमी की छावनी थी उसकी तरफ आर्मी निडर होकर बढ़ी, तो एरर। तो देखो ये सब्जेक्ट है दी आर्मी, ये आर्टिकल आया तो ये नाउन है, मार्च वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फियरलेस, तो फियरलेस तो बेटा लेस तो एडजेक्टिव है, फियरलेस हुआ क्या, आगे बढ़ना, फियरलेस हुआ क्या, आगे बढ़ना, लेकिन आगे बढ़ना जो मार्च है वो तो वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव नहीं आ सकता, तो फियरलेस के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा फियरलेसली। तो ये एडवर्ब से एरर, क्योंकि एडवर्ब से एरर, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब होता क्या है, एड प्लस वर्ब, जो वर्ड वर्ब में कुछ ऐड करे वो एडवर्ब, तो फियरलेसली होगा। तो जहां पर फियरलेस है वो एरर है, क्योंकि आंसर होगा फियरलेसली, आंसर ए होगा। डन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए The concept became too much clear to me after my tutor showed me the diagram. कि जो कॉन्सेप्ट है वो became बन गया too much clear, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया to me, मेरे लिए। After my tutor, जब मेरे ट्यूटर ने मुझे दिखाया, showed me the diagram, जब मेरे ट्यूटर ने मुझे डायग्राम दिखाया तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया उस कॉन्सेप्ट को समझना। तो देखो बेटा जो टू होता है ना, बेटा जो टू होता है ना, ये नेगेटिव सेंस लेता है, ये सेमी नेगेटिव वर्ड होता है, ये नेगेटिव सेंस लेकर आता है, सेमी नेगेटिव वर्ड टू। किसी भी चीज के आगे आप टू लगा रहे हो तो इसका मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, इसका मतलब है हद से ज्यादा, इसका मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, हद से ज्यादा। जैसे हम ऐसे बोले कि शी टॉक्स, वो बातें जो करती है ना टू मच, या बहुत ज्यादा बातें करती है, इसका मतलब है जो बातें हो रही है ना बहुत ज्यादा हो रही है, टू का मतलब इतनी होनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बातें कर रही है, वो बातें जो करती है वो हद से ज्यादा करती है, तो टू मतलब नेगेटिव होता है। लेकिन अब अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मतलब नेगेटिव नहीं, वो तो पॉजिटिव सेंस है, तो पॉजिटिव सेंस में हम टू नहीं लगाते, पॉजिटिव सेंस में वेरी लगाते। तो जब किसी चीज का पॉजिटिव सेंस देना हो तो वेरी, नेगेटिव सेंस देना हो तो मच। अब मैं बोलूं शी इज वेरी
ये मतलब मैंने कहा शी इज वेरी इंटेलिजेंट, कि शी जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट होना कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात है। बहुत ज्यादा बोलना नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव पॉइंट को शो करने के लिए हम टू लगाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को शो करने के लिए वेरी। तो पॉइंट मुझे क्लियर हो गया, अगर बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो मैं पॉजिटिव हूं उस बात को लेकर, नेगेटिव नहीं हूं। और अगर मैं पॉजिटिव हूं तो टू नहीं वेरी लगाऊंगा। तो यहां पर मैं इन प्लेस ऑफ टू मच की जगह वेरी मच हो जाए। बस ध्यान रखें, टू नेगेटिव वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो एरर है ये एडवर्ब एरर है, ये एडवर्ब से आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आर के रूम। द फूड इन द न्यू ईटरी, जो फूड है न्यू ईटरी के अंदर, इज मच बेस्ट, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, देन दी वन इन आर के पुरम, लेकिन उस ईटरी से ज्यादा अच्छा जो आर के पुरम में। ईटरी जहां पे खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट टाइप मान लो, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो इसके अंदर भी तो देखो बात आ गई ना देन। तो देन से क्या पता चला? तो देन से पता चला कि कंपैरिजन है जो आर के पुरम में ईटरी है उसमें और जो नई ईटरी खुली है उसके अंदर, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन है। तो और देन जब आता है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाना पड़ता है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, तो ये हो जाएगा बेटर, बेटर देन। तो अब ये भी जो एरर है वो एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री से एरर, दो जगह दो ईटरीज में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां पर बेस्ट की जगह बेटर का प्रयोग किया जाएगा, बेस्ट की जगह बेटर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, एरर बताओ। बिल्कुल ठीक, 20 क्वेश्चंस करने हमें, 20 क्वेश्चंस जल्दी जल्दी। आज सिर्फ ग्रामर है, कल से मैं वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल भी ऐड कर दूंगा, आज खाली ग्रामर है। All those students who are participating in the play have been notified to stay back for rehearsal after 3 p.m. एरर बताओ, एरर। तो देखो ये वर्ब से एरर आया, ये एरर जो है ये वर्ब से है। वर्ब से कैसे बेटा? बी की जो फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म, अगर इसके बाद वर्ब लिखा जाए, अगर बी की फॉर्म है तो इसके बाद अगर वर्ब होगी, अगर एक्टिव वॉइस है तो इसके बाद आप V4 लगाओ, पैसिव वॉइस है तो V3 लगाओ। एक्टिव वॉइस है तो आप V4 लगाओ एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस है तो V3 लगाओ। अब बी के साथ V1 आएगा तो गलत हो जाएगा। जो बात यहां हुई, हैव बीन नोटिफाइड, अब इसे दो तरीके से ठीक कर दो, क्योंकि सेंटेंस का सेंस ऐसा है, हैव बीन नोटिफाइंग भी कह सकते हो, हैव बीन नोटिफाइंग भी कह सकते हो, और या फिर बीन के बाद नोटिफाइंग, इसे या तो एक्टिव वॉइस बना दो, और या फिर हैव बीन नोटिफाइड कर दो, नोटिफाइड, या फिर इसे पैसिव वॉइस। तो बी की फॉर्म के बाद नोटिफाइंग, नोटिफाइड, हर जगह दोनों नहीं आ सकते, लेकिन इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अनुसार दोनों लगा सकते हो। जैसे ऑल दो स्टूडेंट्स, वो सारे विद्यार्थी हु आर पार्टिसिपेटिंग, तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। ये डिस्क्रिप्शन है, वो विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्ले, ये पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो कहता है हैव बीन नोटिफाइंग, उन्हें नोटिफाइंग किया जा रहा है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। या हैव बीन नोटिफाइड, उन्हें बताया जा चुका है, तो बोलो उन्हें बताया जा रहा है कि हैव बीन नोटिफाइंग, तो उन्हें बताया जा रहा है या बताया गया है किस चीज के लिए? टू स्टे बैक, वो पीछे रहे फॉर रिहर्सल आफ्टर, टू स्टे बैक, भैया वो पीछे हट जाएं और रिहर्सल करें अपने 3 PM पर। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है, तो भाई नोटिफाइंग भी कर दो और नोटिफाइड दोनों हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और अगर मैं कहूं तो बेटा नोटिफाइड कि द स्टूडेंट्स हैव बीन नोटिफाइंग, तो कि उन्हें स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया जा रहा है या नोटिफाई किया जा चुका है, तो मतलब दोनों ठीक हो सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, दैट्स इट। है बात समझ? तो बी के बाद V4 या बी के बाद V3, बी की फॉर्म कोई भी हो, इज एम आर वाज वर बीन बीइंग कोई भी हो, इज एम आर वाज वर बीन बीइंग कोई भी हो, सभी में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर एंटरिंग द टाउन, आफ्टर एंटरिंग द टाउन, टाउन में एंट्री करने के बाद गो स्ट्रेट, सीधे जाना, एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न, और फिर एक शार्पेस्ट टर्न ले लेना टुवर्ड्स योर लेफ्ट, अपनी लेफ्ट की ओर,
टू रीच द मोल, मोल तक पहुंचने के लिए, मोल तक पहुंचने के लिए, है ना। करिए आगे, अरे बताओ। तो देखिए शार्पेस्ट, ये जो लगता है ना, ये जब एक का कंपैरिजन बहुत ज्यादा लोगों से हो, जब एक का कंपैरिजन बहुत ज्यादा या एक को ज्यादा में से चुने, तब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन यहां पर एक ही टर्न है, कह रहा है जब तुम आगे बढ़ोगे सीधे जाना और अपने लेफ्ट में एकदम शार्प टर्न है, ऐसा टर्न नहीं है करके यूं टर्न नहीं है, एकदम शार्प टर्न है। तो एक ही टर्न है, तो भैया शार्प टर्न बोलोगे, शार्पेस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं। तो ये शार्प टर्न है, समझ, क्योंकि ज्यादा में से एक को नहीं चुन रहा है बेटा, ज्यादा में से एक को नहीं चुन रहा है, ज्यादा में से एक को नहीं चुन रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है टर्न को। और जब किसी एक सिंगल चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री आता है। ज्यादा में से एक को चुनते हैं या एक का कंपैरिजन ज्यादा, दो से ज्यादा से हो, तब हम सुपरलेटिव लगाते हैं। तो यहां पर ज्यादा टर्न की बात नहीं है, एक ही टर्न में बड़ा ही शार्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू ए नेक्स्ट by children watching and helping their mothers and grandmother। अरे बताओ, तो देखो कहता है जो मिथिला आर्ट ट्रेडिशन है ना, इस पास कि उसको पास ऑन मतलब बढ़ाना, आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाया गया है। कहां से? फ्रॉम, तो यहां से स्टार्टिंग कर रहा है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मिथिला आर्ट जो आप गूगल करेंगे तो आपको मिथिला आर्ट लिखकर और इमेजेस पर आ जाना, तो आपको दिख जाएगा वो आर्ट कैसा होता है, मिथिला आर्ट। तो जो मिथिला आर्ट है ना, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उसको पास ऑन, उसे ट्रांसफर किया गया है ना। तो बाय किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। वो जब बच्चे देखते हैं तो वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स, कि वो अपनी माओ को बनाते हुए देखते हैं मिथिला आर्ट, वो देखते हैं माँ को कैसे बना रहे हैं, उनको देखते देखते उनको भी आ जाता है। तो इस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये आर्ट ट्रांसफर हो रहा है। और अपनी ग्रैंड मदर्स, तो उनको ग्रैंड मदर्स को या अपनी दादियों को, माँ को, जब बच्चे वो आर्ट बनाते हुए देखते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो करते 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 उन्हें भी मिथिला आर्ट आ जाता है। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे थ्रू सही प्रपोजिशन नहीं है, 2 लगेगा। नेक्स्ट 16, टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। कह रहे तो जो एल्डरली जेंटलमैन की 2 बुजुर्ग लोग जो थे, टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, इम्प्रोबेबल मतलब थोड़ी असंभव सी स्टोरी उन्होंने सुनाई, टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल, पुलिस के जो अधिकारी थे उनको मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, उनको भ्रम में डालने के लिए उसने कोई भी एक स्टोरी सुना दी। दोनों बुजुर्गों ने कोई भी स्टोरी, भाई हेलमेट नहीं होगा, ऐसे मान लो हेलमेट नहीं है, और या फिर उन्होंने रेड लाइट को जंप कर दिया, पकड़ लिया पुलिस वालों ने, तो अब वो कोई भी कहानी सुना रहे, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी स्टोरी सुना रहे। तो अगर ये बात समझ में आए तो वो कुछ भी स्टोरी सुना रहे, वो मतलब ताकि वो मिसलीड हो जाए और उन्हें छोड़ दे, ये सिचुएशन है। तो ये जो स्टोरी है, ये कोई भी स्टोरी हो सकती है, पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, ये इम्प्रोबेबल है, कोई भी स्टोरी जो उन्होंने अपने मन से बना दी, कॉन्कोक्टेड स्टोरी। तो स्टोरी अगर कोई भी है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो फिर दा नहीं लगा पाओगे, ए लगाना पड़ेगा, ए रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, कि कोई भी उन्होंने एवं कोई भी स्टोरी सुना दी उनको मिसगाइड करने के लिए। तो स्टोरी पर्टिकुलर नहीं है, एवं कोई भी स्टोरी सुना दी है, तो आप यहाँ पे दा नहीं लगा पाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि स्टोरी इनडेफिनेट है, क्योंकि वो कोई भी है, कोई पर्टिकुलर स्टोरी नहीं सुनी। ठीक है बेटा, चलिए आर्टिकल एरर। नेक्स्ट, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। बताइए। बताइए बच्चे, बताइए। देखिए कंजंक्शन एरर है,
ऑल्दो जो लगता है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में लगता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, यहां बिकॉज लग जाएगा, यहां बिकॉज लग जाएगा, और एज भी लगाओगे तो ठीक है, लेकिन बिकॉज ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यहां पे रीजन बता रहा है, कह रहा वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। एक जो टॉपिक चल रहा है ना, इसकी डिस्कशन पोस्टपोन नहीं कर सकते बेटा, कल मतलब कल के लिए नहीं है, अभी करो, क्योंकि ये अर्जेंट है, ये अर्जेंट है। तो मतलब ये इसको मैच कर रहा है, ये इसको मैच कर रहा है, और जो ऑल्दो लगता है वो कॉन्ट्राडिक्शन में लगता है, विरोधाभासी सिचुएशन। कह रहा टाल नहीं सकते क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो ऑल्दो नहीं, आप बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो अर्जेंसी है उसको वो सपोर्ट कर रहा है, तभी तो कह रहा है कि पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंसी को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑल्दो के स्थान पर बिकॉज होगा। तो यहां जो एरर है वो कंजंक्शन से है, यहां जो एरर है वो कंजंक्शन से है, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? तो देखो एडवर्ब एरर है, इसके अंदर एडवर्ब एरर है बेटा, दो शब्द है, एक होता है स्टिल, एक होता है येट। येट और एज येट एक ही बात होती है, एज येट, येट और एज येट। तो बेटा स्टिल जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल एक ही बात हो जाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। एज येट जो आता है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और वो भी सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। चलो इनकी हिंदी की बात करें तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इसका मतलब है अभी भी, कि जो सिचुएशन पास्ट में थी वही सिचुएशन अभी भी है। और एज येट का मतलब होता है अभी तक, मींस ये कहना चाहता है जो एक्शन पास्ट में होना था वो अभी तक भी नहीं हुआ है। ये कहना चाहता है जो सिचुएशन पहले थी वो सिचुएशन आज भी वही की वही ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये कहता है जो एक्शन पास्ट में होना था, होना वो पास्ट में था लेकिन अभी तक नहीं है, तो ये इन सिचुएशन में लगता है। तो अब यहां पर जो लग जाएगा ना, ये प्रेजेंट सिंपल है, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आर यू। तो यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर येट नहीं लगा सकते, आप स्टिल लगा सकते हो। कहता है आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। ये क्या बोल रहा है कि यार मैं तेरे से 2 साल पहले मिला था, तो तब भी मतलब अंधेरे से डरता था, मैं तेरे से 2 साल पहले मिला था, तेरे अंदर वो डर पहले भी था, तो जो सिचुएशन पहले थी वो सिचुएशन अभी भी बरकरार है। पर येट और एज येट यूज होते हैं, वो ये बताते हैं कि जो एक्शन होना तो पास्ट में था अभी तक नहीं हुआ। जैसे किसी को खाना बना लेना चाहिए था 7 बजे और अभी 9 बज रहे, तो क्या बोलेगा यार हैवंट यू कुक्ड फूड एज येट, क्या तूने अभी तक खाना नहीं पकाया? मींस वो कहना चाहता है एक्शन ये तो पास्ट में होना था और तूने अभी तक भी नहीं किया। तो इस सिचुएशन में हम एज येट या येट लगाते हैं। तो यहां पर हम येट नहीं लगा पाएंगे, यहां पर हमें स्टिल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन पास्ट में थी वो अभी भी बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, रोहित शर्मा's सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। एक्लेम्ड का मतलब होता है वाहवाही होना, इसका मतलब होता है वाहवाही होना, इसका अर्थ है वाहवाही होना। तो क्या कहता है, रोहित शर्मा की जो सेंचुरी है वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। तो अब जरा देखिए, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V4। तो V4 से पहले हम वेरी लगाते हैं, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वेरी इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टिंग गलत हो जाएगा। और एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल होता है V3, तो V3 से पहले मच लगाते हैं। तो वेरी और मच में डिफरेंस है, तो ये भी एडवर्ब एरर है। तो एक्लेम्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो इससे पहले वेरी नहीं, इससे पहले मच लगाना, मच एक्लेम्ड। क्लियर हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले V4 और पास्ट पार्टिसिपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वेरी और पास्ट पार्टिसिपल से पहले
मच, तो यहाँ इन प्लेस ऑफ वेरी यूज मच एम एरर। ठीक है, अगला और लास्ट, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन। तो आज हमने आंसर ज्यादा डिटेल में नहीं, सटीक क्वेश्चंस के सटीक आंसर लिए। ठीक है बेटा, आगे इसमें एरर बताओ। बेटा नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, लेकिन पॉइंट इज यहां पर वो जिस शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा आपको। आप नहीं लगाओगे मीनिंग आ जाएगा, लेकिन वो जो मैसेज हमसे चाह रहा है ना, जो मैसेज हमसे चाह रहा है, मैसेज बदल जाएगा। मैसेज नहीं बदलना चाहिए कि एक प्रशंसा हुई, बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई, तो वो जब उसे जो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल लिए जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को वो डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसको हाईएस्ट सेंस दे रहा है, हायर सेंस दे रहा है, तो बेटा हमें भी उसी सेंस में आंसर देना पड़ेगा ना, मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा। इसलिए आप मच की जगह, वेरी की जगह मच करोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी हटा दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। और जब हम किसी एरर को, जब हम कोई एरर बनाते हैं तो मीनिंग ना बदले, ये ध्यान रखें, मीनिंग ना बदले, और तब हम उस सेंटेंस को ठीक कर दे बिना मीनिंग बदले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा कहां से है, 2024। तो मैंने बात, ज्यादातर क्वेश्चन हम कहां से लेते हैं, 23 और 24 के क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 25 के अभी मतलब मेरे पास अभी जो आए हुए हैं वो जनवरी तक के आए हुए हैं। अब जरा मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे पास आगे तक के आ जाए तो मैं वो भी दूंगा आपको। बाकी 23-24 को तो हम ज्यादातर डिस्कस कर ही रहे। तो ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का आया हुआ है क्वेश्चन। यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर, कि तुम घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। बेटा जो पॉजिटिव वर्ब होती है ना, पॉजिटिव वर्ब, जहां सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट किसी से काम करवाता है, जहां सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट किसी से काम करवाता है, तो वहां पर हम मेक लगाते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ब है मेक। तो एक नियम है मेक डूअर प्लस वी, ये नियम है मेक डूअर प्लस वी। तो जैसे वो कहता है कि भाई मैं अपने भाई से कपड़े धुलवाऊंगा, मैं अपनी बहन से कपड़े धुलवाऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल मेक माई सिस्टर, आई विल मेक माई सिस्टर वॉश द क्लोथ्स, आई विल मेक माई सिस्टर वॉश द क्लोथ्स। तो हमने नियम क्या लिया, तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम ना करे, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाए, तो ये पॉजिटिव वर्ब डूअर, और फिर हम V1 लगाते हैं। अगर हमने यहाँ पे टू वॉश कर दिया गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मेक के साथ V1 आएगा, तो यहाँ पे मेक के साथ V1, तो टू नहीं आना है, टू हटा दो, मेक इट टू ड्रिंक। ये तुम घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसे पिला नहीं सकते, पिएगा वो तभी जब उसकी प्यास होगी। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो हमारा आज का क्वेश्चन भी हो गया, मेक इट टू ड्रिंक, तो टू हटा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए क्लास इतनी। थैंक यू, सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्लीप टाइट।